नमस्कार, आदाब। द वायर पर हमने चर्चा की आफरीन फातिमा की बहन के साथ। हम आपको बता दें कि वो हमारे साथ अभी जुड़ रही हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से उनके घर को तोड़ा गया और किस तरह से एक पूरा प्रकरण चल रहा है जिसमें उनके पिता जावेद मोहम्मद, उनको किस तरह से पुलिस एक प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बता रही है, और बुलडोजर के प्रकरण और उनके साथ जो उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया था, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, उनसे सवाल उठाएंगे कि अभी उनके परिवार की क्या स्थिति है और उनकी क्या हालात है। सबसे पहले सुमैया यही बताएं कि किस तरह के अभी हालात हैं। हम लोगों ने देखा कि कल पूरा बुलडोज कर दिया गया आप लोगों का घर, और मैं लगातार आपकी फैमिली से भी बात कर रही थी, टच में थी। तो अभी किस तरह के हालात हैं, क्या किस तरह का एक्शन आप लोग ले रहे हैं? कल तो हमारा पूरा घर, सबको पता है, जा चुका है। मतलब एकदम से गिर चुका है। तो अभी तो आज फाइनली मंडे आया है। कल संडे था, कल हम लोग कुछ लीगल एक्शन ले भी नहीं सकते थे। तो आज मंडे को हम लोग ने, क्योंकि वेकेशन चल रहा है, वेकेशन में चीफ जस्टिस और वो सब नहीं रहते हैं, तो इमरजेंसी अपील करी है हाई कोर्ट में। और साथ ही साथ हम लोग इरादा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट भी जाने का, क्योंकि पूरा जो एक्शन लिया गया है हमारी पूरी फैमिली के साथ, हर एक एक एक्शन इलीगल रहा है और बिना किसी पहले की नोटिस से अचानक से इन लोग ने सब कुछ इलीगली करा है। बिल्कुल। और जिस तरह से जावेद साहब को एक तरह से मास्टरमाइंड बता दिया गया, पूरा आप लोगों के घर को इलीगल बता दिया गया, तो उसका क्या रिस्पांस है? कितना क्या क्या बेसिस है उन क्लेम्स के? आप लोग उन क्लेम्स को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तो बहुत ही अजीब बात है कि इन्होंने जितने भी क्लेम्स करे हैं हमारे अब्बू को मास्टरमाइंड बताने के, उसमें से एक भी जो इन्होंने सबूत सो कॉल्ड कहा है कि व्हाट्सएप की चैट्स के थ्रू उन्होंने भड़काने की कोशिश की, उसको कहीं पे उन्होंने पेश नहीं करा है, उन्होंने कहीं पे शो नहीं करा है, और ना ही कहीं दिखा रहे हैं, और ना ही एफआईआर में मेंशन करा है। एफआईआर में भी इन्होंने कोई ऐसी चीज, भड़काऊ वाली चीज मेंशन नहीं करी, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। बाकायदा आप लोग मेरे फादर का प्रोफाइल फेसबुक पे जब देखेंगे तो उनकी लास्ट जो पोस्ट थी वो यही थी कि वो अपील कर रहे थे पीस की, और इस चीज का हम प्रूफ दे सकते हैं कि उनका आखिरी पोस्ट क्या था, हम आपको शो कर सकते हैं। बाकायदा वो कोई ऐसी प्रूफ ही नहीं ला रहे हैं जो हमारे अब्बू को मास्टरमाइंड बता सकता है। वो बस हर चीज को फैब्रिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको, आपकी मदर को भी कस्टडी में ले जाया गया, देर रात को ले जाया गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या वो पूरा प्रोसेस था, किस तरह का उसका इम्पैक्ट हुआ है आप पर? हमारे फ्राइडे की ही दिन की बात है। फ्राइडे के दिन अब्बू पूरे दिन घर पे थे। 8:30 बजे के बाद, शायद 9 बजने वाले थे, तब पुलिस आकर अब्बू को बात करने के लिए लेकर गई, क्योंकि अब्बू की बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो हमेशा कॉपरेशन रहा है, और ये रिलेशनशिप जो थी वाइसा वर्सा रिलेशनशिप थी, मतलब दोनों तरफ से हमेशा कॉपरेशन रहा है। तो अब्बू उसी बुनियाद पे, क्योंकि शहर में उस दिन सवेरे बहुत ऐसी चीजें हुई थी जो दुख वाली थी, तो वही जानने के लिए, हो सकता है किसी बारे में बात करना हो, उसके चलते अब्बू गए थे। कई बार अब्बू को एडमिनिस्ट्रेशन बुलाती रही है, कमिटीज में, पीस कमिटीज में अब्बू जाते थे। 2 घंटे में वापस आया करते थे, लेकिन 4 घंटे हो गए थे, अब्बू वापस नहीं आए थे। और बकायदा एक रिलेटिव हम लोग से अब्बू की दवाई मांग रहे थे। तो हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 12:30 बजे फिर से पुलिस आती है, बेल बजी हमारे घर के बाहर, तो ऐसा लगे कि हो सकता है अब्बू आ गए हैं। तो मैं खुद दरवाजा खोलने गई थी। मैंने दरवाजा खोला तो पुलिस की 2 गाड़ियां थी, फीमेल कांस्टेबल्स की और मेल कांस्टेबल्स की। उन्होंने मुझसे पूछा, आप बेटी हैं? मैंने बताया, जी मैं बेटी हूँ। पीछे मेरी मदर खड़ी हुई थी। उनसे पूछा, और वो? हमने बताया कि वो बीवी हैं, वो वाइफ हैं। तो उन्होंने बोला कि आप दोनों आ जाइए, आप लोग से कुछ पूछताछ करनी है। तो हमने पूछा कि वहीं ले जा रहे हैं जहाँ पे अब्बू है, कोतवाली ले जा रहे हैं? उन्होंने बोला, जी जी बस आप चलिए जल्दी जल्दी। तो हम लोग को लगा कि अब्बू के बारे में कुछ होगा। तो हम लोग 12:30 बजे रात में, उस वक्त दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है, जो कि इलीगल था उस वक्त जाना। हम लोग हड़बड़ाकर अब्बू की जान के लिए पहुंच गए, लेकिन हम लोग को कोतवाली ना ले जाकर, हम लोग को सिविल लाइंस महिला पुलिस थाने में ले जाकर छोड़ देते हैं ये लोग। और 30 आवर्स तक हम लोग वहीं पे रहते हैं। मतलब वो रात, दूसरी रात हम लोग की वहीं पे बीती, 2 रात हमारी वहीं पे बीती। पहली रात जिस चेयर पे उन्होंने बैठाया था, उसी चेयर पे पूरे वक्त हम वहीं पे बैठे हुए थे, और हमसे सवाल पूछ रहे थे कि आपके अब्बा किस तरह की पोस्ट डाला करते थे। तो हम बोल रहे थे उनसे बार बार कि आप
खुद खोल के देख लें कैसे पोस्ट वो डालते थे, किस तरह की घर पे बातें करते थे, पूछ रहे थे। फिर उसके बाद दूसरी उन्होंने फिर कॉल करा, किसी पे बात करी, फिर उन्होंने हमसे पूछा कि घर पे और कौन कौन है। तो हमने बताया घर पे मेरी बहन, मेरी भाभी, बड़ी भाभी थी, उनके 2 बच्चे भी थे, एक 6 महीने की बच्ची और एक 4 साल का लड़का। और उसके अलावा हमारी दादी ने एक लड़की को पाला था, जो कि अब दादी तो नहीं रही लेकिन वो हमारे साथ थी। वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, वो मतलब ना ही बात कर सकती, वो मतलब एकदम से मेंटल जो होते हैं वैसी है। तो उनको छोड़कर 2 बजे रात में फिर पुलिस मेरे घर पहुंचती है और हमारी बहन लोग को बुलाने के लिए। अब घर वो लोग पहुंच गए, हम लोग का फोन जा चुका था, हम लोग का फोन उन लोग ने अपने पास रख लिया था, हर एक चैट चेक कर रहे थे कि कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन लाजिम सी बात है कुछ था ही नहीं तो मिलेगा क्या। उसके बाद जो है हम लोग को ऐसा लगा कि शायद परिवार के और सदस्य आएंगे, लेकिन सवेरे हो गई कोई नहीं आया, दूसरा दिन हो गया कोई नहीं आया। फिर हम लोग से हमारे परिवार के बारे में पूछना शुरू कर दिए, घर में कौन है, कौन कहाँ रहता है। तो जब वो लोग घर गए थे तो वहां पे उन्होंने जितने लोग थे सदस्य उनको देखा, तो वो खुद भी हमसे पूछ रहे थे वो पागल वाली लड़की कौन थी और वो बच्चे किसके थे, कुछ एक और औरत थी वो कौन थी। तो हम लोग बता रहे थे कि बड़ी भाभी थी, ये थी। फिर मेरी बहन भी वहां पे घर पे थी उस वक्त, आफरीन अपी, उनके बारे में पूछा कि वो क्या कर रही है अभी, वो भी अपने अब्बा की तरह पोस्ट डालती रहती है क्या। तो हमने बताया कि वो एएमयू से प्रेसिडेंट रही हैं और जेएनयू से काउंसलर रही हैं, तो वो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट टाइप की हैं। वो लिखती रहती थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से क्योंकि वो पीएचडी की तैयारी कर रही हैं, उनका 22 तारीख को एग्जाम था पीएचडी का, एंट्रेंस का, उसकी तैयारी के चलते वो इधर नहीं कुछ पोस्ट कर पा रही हैं। और काम के थ्रू भी, क्योंकि इंटर्नशिप्स एंड ऑल दैट अपने करियर को बनाने के लिए जरूरी होता है, उन सब में लगी हुई थी कि उनके पास टाइम नहीं था ये सब करने का। उनको मैंने खुद जैसे ही बताया कि वो जेएनयू से पढ़ी हुई हैं, उन लोग के मतलब एकदम से रवैये में हमने खुद महसूस करा एक तब्दीली सी आ गई। वो लोग अचानक से मतलब हम लोग को हरास करने लगे कि आप लोग जेएनयू में भेज देते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, और वहां पे आपको नहीं पता कौन सी विचारधारा चलती है, वहां पे लोगों की सोच को एकदम से डाइल्यूट कर दिया जाता है, वो लोग फिर पता नहीं कौन सी बातें करते हैं। और फिर उसके बाद एक एक करके उसी दिन रात में फिर उन्होंने हमसे बोला कि आप कॉल करके अपने घर को खाली करवा दें। वो पहली बार हमने सुना था कि हमारे घर को खाली करने की बात हो रही है, और हमारे पास फोन भी नहीं था। उन्होंने अपना फोन दिया, कॉल करवाया कि उस वक्त आफरीन अपी का फोन बंद आ रहा था, बड़ी भाभी के फोन पे कॉल करके हम लोग बोल रहे थे कि घर खाली कर दो। लेकिन घर जिस तरह भी खाली होने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो लोग शायद नहीं देख पा रहे थे घर खाली होते हुए, जो भी मसला था। लेकिन फिर वो लोग आके हम लोग को हरास करने लगे कि घर खाली क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग बस यही बोल रहे थे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप हम लोग को छोड़िए, हम घर जाएंगे, हम अपना घर खाली कर देंगे। तो वो लोग हम लोग को अजीब अजीब तरीके की बातें बोलने लगे, और मतलब बहुत गंदी गंदी बातें, जब तक तुम लोग को मारा नहीं जाएगा तब तक तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, तुम लोग हो ही ऐसे। और फिर एक मेल कांस्टेबल आकर मेरी अम्मी को मतलब गाली देते हैं हिंदी में, जो कि इंसान मतलब सुनना भी नहीं पसंद करता है, बोलना तो छोड़ दीजिए, ऐसी ऐसी बातें बोली। फिर उसके बाद जो है हम लोग को खुद नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा था, अचानक से घर को तोड़ने की कैसे बात हो गई। हमने उनसे कई बार पूछने की कोशिश करी कि अब्बू कहाँ है, अब्बू को पता है इस बारे में, तो वो सीधा जवाब नहीं दे रही थी। फिर दूसरे दिन जब सवेरे हो गया तो वो हमें घर नहीं, हमारे रिलेटिव के यहाँ हमें छोड़ती हैं और कहती हैं कि घर जाने की जरूरत नहीं है, घर मत जाना। और जितनी देर में मतलब 30 घंटे की थकावट के बाद जब हम फ्रेश जितनी देर में हो पाए हैं, दिमाग थोड़ा सा शांत हो पाया है उन सब से, जो पहली चीज हम देख पाए थे कि वो यही था कि हम लाइव वीडियो ही देख पा रहे थे जो ब्रॉडकास्ट चल रही थी न्यूज चैनल्स पे, कि हमारा घर टूट रहा था। और अभी आफरीन के बारे में भी जब वो पोस्ट्स वगैरह पोस्टर्स निकाल रहे थे आप लोगों के घर के मलबे में से, और इस तरह की इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस उसको बता रहे हैं, और पूरा ये जो चीज है ये नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है, तो उससे आप लोग किस तरह से जूझ रहे हैं इमोशनली, किस तरह का टोल उसने आप लोगों पर लिया है? देखिए, हमारा जब घर टूट रहा था तो लाइफ
ब्रॉडकास्ट चल रही थी जिसको हम खुद भी देख रहे थे, क्योंकि हम वहाँ पे लाइवली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे अपने घर को टूटते हुए। हम खुद उस ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे। जो घर के सामान थे वो निकाल निकाल के वो लोग बाहर डाल रहे थे। उसमें किताबें निकल रही थी, हमारी यादें निकल रही थी, और हमारे गद्दे निकल रहे थे। ये सब चीजें निकल रही थी। और उस वक्त जो मीडिया वाले थे वो उन्हीं सब चीजों को उठा उठा के इस तरह दिखा रहे थे, ये देखिए इनके घर से ये निकला, ये देखिए इनके घर से ये निकला। फिर हमारा घर पूरा टूट गया, क्योंकि घर खाली करके ही वो तोड़ेंगे। घर खाली जब कर दिया उन्होंने तोड़ दिया। उस वक्त हमारे घर से ये सब चीजें निकल रही थी। पूरी ब्रॉडकास्ट जिसने भी देखी होगी उसको यही सब चीजें दिखेंगी। फिर उसके बाद जब पूरा मलबा हो गया, हमारा घर पूरा सीमेंट सीमेंट हो गया, तो रात में जाकर उनको उस मलबे में से चीजें मिल रही हैं। वो मतलब समझ में भी नहीं आता कि इस मलबे में से कैसे वो सब चीजें निकल रही हैं। हमारे घर में बैनर्स थे। हमारे घर के बाहर एक बोर्ड भी लगा होगा, आप लोग ने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ था वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। हमारे अब्बू एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, उस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर थे हमारे घर में, वो निकले हैं। और एज अ मुस्लिम अगर हमारे घर से इस्लामिक लिटरेचर निकल रही है तो हम उसको गलत नहीं समझते, क्योंकि हम लोग का मतलब पढ़ना जरूरी है। हमारे घर से अगर हम लोग इस्लाम को कैसे जानेंगे जब हम पढ़ेंगे, तो हमारे घर से बस वही निकला है। अगर वो चाहते तो जो पैम्पलेट दिखा भी रहे हैं उसको खुद पढ़ के देख लेते तो उसमें हो सकता है कुरान की वर्स निकलती या फिर उसका मायने निकलता, ऐसे ही कुछ निकलता। लेकिन उन्होंने उसको पढ़ने की भी कोशिश नहीं करी, बस उसको उठा लिया और अलग से खुद से, क्योंकि फैब्रिकेट करना है पूरे मामले को, उस मलबे में से और भी वेपन्स निकाल दिए और पता नहीं क्या क्या अचानक से हमारे घर से निकल गया, जो कि अभी तक नहीं निकल रहा था, मलबे में से निकलने लगा। एक अगर कोई मैसेज आप देना चाहें आवाम को, जो लोग देख रहे हैं, हमने देखा आज की बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं खुद अभी एक प्रोटेस्ट से आई हूँ, तो किस तरह से हम इस पूरे मूवमेंट को समझें, क्या मैसेज जाना चाहिए लोगों के लिए, और खासतौर से उनके लिए भी जो आप लोगों की सॉलिडारिटी में उतर रहे हैं, और उनके लिए भी जो पूरे इस प्रकरण को देख रहे हैं और एक स्पेक्टेटर की तरह देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे फादर, जो कि एक बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेड इंसान रहे हैं, उनका आप फेसबुक पे पोस्ट देख लें, आप कुछ भी देख लें, उनकी सारी एक्टिविटीज जो रही है लोगों को मदद आने की रही है। हमेशा हमने उनको लोगों की मदद आते हुए देखा है। जब एक ऐसे इंसान के ऊपर फैब्रिकेट करके ऐसा पूरा मामला कराया जाता है, उसका घर इलीगली, जो कि अब्बू का है भी नहीं, अब्बू के नाम पे नोटिस दी गई, जो कि मेरी मदर का है, और नोटिस मेरे फादर के नाम पे आ रही है, जो कि और भी इलीगल है, पूरा तोड़ दिया जाता है। तो वो बस अपनी एक पावर दिखाना चाह रहे हैं कि देख लो ये है हम, तुम चाहे जितने भी अच्छे हो जाए, तुम चाहे जितने भी लोगों की मदद आने वाले हो, लेकिन तुम्हारा यही होगा। दिखा तो वो ऐसे ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में हम कहाँ खड़े हैं, इसमें बस हम उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। सुमैया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये समय निकाला, मुझसे बात की, और आप हमें बताएं कि किस तरह के फिलहाल हालात हैं। आप इस पूरे प्रकरण को, जिसमें आपके परिवार को, आफरीन को और आपके पिता को फ्रेम किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है, ये हमें बताएं।